नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। आज है 28 मार्च। तो आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। एक चीज़ बता दूं, जो बच्चे इस वीडियो पे नए हैं तो 3 वीडियो देखने को मिलती हैं। एक वीडियो सुबह करंट अफेयर्स की आती है जो कि हिंदी में रहती है, और इसमें जैसे कि जनसत्ता, दैनिक जागरण के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस होते हैं, एडिटोरियल होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जाता है। बाकी जो प्री के लिए फैक्ट होते हैं, जैसे कि वन लाइनर शॉर्ट है या फैक्ट है, तो उसके लिए शॉर्ट वीडियो अपलोड की जाती है। साथ ही साथ इस वीडियो में भी आपको ऐड करके बता दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि एक वीडियो आपको 4 बजे शाम को देखने को मिलती है। उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, यानी कि जो बैक ईयर पेपर है, मतलब जो बैक ईयर घटना चक्र का बैक ईयर पेपर होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें बीपीएससी, यूपीपीएससी, आईएएस के, और फिर जैसे कि एमपीपीसीएस के, आरओ के जो क्वेश्चन रहते हैं उनको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। और तीसरी वीडियो आपका पॉलिटी का सेशन चल रहा है, वो मतलब कि इस टाइम पे नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी कंप्लीट हो चुका है, तो उसको जाके देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा। तो तीन वीडियो आती हैं प्रतिदिन आपको। संडे को मतलब कि एक वीडियो नहीं आती संडे को, तो बाकी 3 वीडियो आपको प्रतिदिन देखने को मिलेंगी। और इनसे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। हम लोग वहीं हार जाते हैं जहाँ पे हम कोशिश नहीं करते हैं। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मतलब कि आप कितनी भी बार हारे हैं, लेकिन कोशिश करते रहिए कि एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कहते हैं कि एक चींटी होती है, वो चढ़ती है, मतलब दीवार पे चढ़ रही होती है, बार बार गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, अंत में उसको सफलता मिल ही जाती है। तो कोशिश नहीं छोड़नी है। आप अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए। जब आप अपने वर्तमान में, प्रेजेंट में जीने लगेंगे, अपनी तरफ से बेस्ट देने लगेंगे, तो आपका अच्छा होगा, आपका फ्यूचर अच्छा होगा और आपको सफलता मिलेगी ज़रूर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है। ये बताया जा रहा है कि देखिए, 11 साल बाद काशी में पुष्परालू मेला 22 अप्रैल को लगेगा। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ 22 अप्रैल को जो है, 22 अप्रैल से 3 मई तक, ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। 22 अप्रैल से 3 मई तक, ठीक है। 3 मई तक क्या है कि पुष्परालू मेला लगेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 11 साल बाद लगेगा, 11 वर्ष बाद लगेगा, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पुष्परालू मेला कहाँ लगा हुआ है। तो ये 22 अप्रैल से 3 मई तक वाराणसी में लगेगा। डेट भी याद रख लीजिएगा, 22 से 3 मई, ठीक है, 3 मई। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, पुष्परालू मेला इसका नाम है, वाराणसी में लगेगा, ठीक है। तो चलिए, ये एक छोटी न्यूज़ थी, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे केंद्र सरकार ने बढ़ाया मजदूरों का मेहनताना। 1 मिनट, देखिए, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है कि केंद्र सरकार ने, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि केंद्र सरकार ने बढ़ाया मनरेगा मजदूरों का मेहनताना। क्या होता है कि पहली बार जब यहाँ पे देखिए आप, केंद्र सरकार महात्मा गांधी, इसका नाम क्या है कि जो मनरेगा है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसको हम कहते हैं, ठीक है। मनरेगा को फुल फॉर्म जो इसका है, मनरेगा तो हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसको कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। इसके तहत मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है। इसमें क्या है, ये मनरेगा पहले है क्या, ये हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, मनरेगा क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का कार्य है, कि मतलब मनरेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति को या एक परिवार को 1 वर्ष में कम से कम 100 दिन, 1 वर्ष में कम से कम उस व्यक्ति को 100 दिन देना चाहिए, और 100 दिन उसको कार्य मिलेगा, ऐसा गारंटी भी है इसमें। देखिए, इसका नाम भी है गारंटी योजना। तो इसमें एक व्यक्ति को 100 दिन का कार्य दिया जाता है 1 वर्ष में। तो उससे जो भरण पोषण होता है, मतलब उससे अपना वो जो उसके सारे कार्य हैं वो चलाते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि गारंटीकृत मजदूर रोजगार प्रदान करना, मतलब गारंटीकृत मजदूरी और रोजगार प्रदान करना है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम के लिए स्वेच्छा से काम कर सकते हैं। कुछ लोग अकुशल होते हैं, जो कि मतलब पढ़े लिखे नहीं होते, बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं होते, तो उनको वैसे काम मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो उनके लिए भी ये सारी योजनाएं हैं। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचा रही है। ये योजना लगातार सक्सेसफुल, यानी कि लगातार सफलता की ओर ही जा रही है। कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको मतलब ये सारे कार्य गाँव में, मतलब देखिए गाँव में क्या होता है कि वहाँ पे मौसम के अनुसार अगर मौसमी बेरोजगारी, तो आपने सुना ही होगा, तो मौसम जब रहता है कुछ टाइम के लिए वो लोग रोजगार उनको प्राप्त होता है, लेकिन फिर चला जाता है। जैसे कि किसी फसल की कटाई हो रही है, जैसे गेहूं या धान की, तो उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन फिर 12 महीने उनको रोजगार नहीं मिलता। तो उसके लिए मनरेगा काफ़ी ज़्यादा बहुत मतलब बड़ी भूमिका निभा रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। तो अभी इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो देख लीजिए इसमें कौन कौन से, पहले तो आप ये देख लीजिए
कि ये जो अधिसूचना जारी की गई है 2005 की धारा सब क्लॉज 1 के तहत जारी की गई, ठीक है। तो 2005 का है एक्ट, ये आप ध्यान रखिएगा, इसको 2006 में लागू किया गया था। और एक चीज़ ये है, ये देखिए कौन कौन से राज्य में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पे देखिए राजस्थान में सर्वाधिक बढ़ोतरी कहाँ पे है, राजस्थान में, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, सर्वाधिक बढ़ोतरी राजस्थान में है। उसके बाद बिहार में है, क्या है, 2024 में पहले 210 थी, अभी 277 कर दी गई एक दिन की। झारखंड में 210 थी, 222, यहाँ पे सिर्फ 22 लिखा हुआ है, अभी ये 222 है या 20 है ये कंफर्म नहीं है। हरियाणा में क्या है, 300 मतलब पहले 331 थी, अभी 357 कर दी गई है। राजस्थान में 231 थी, 255 कर दी गई है। मध्य प्रदेश में 204 थी, और 204 थी पहले और 221 कर दी गई है। और इसके बाद है छत्तीसगढ़ में 204 थी, 221 इसमें भी कर दी गई है। और सबसे सर्वाधिक सबसे निम्नतम मजदूरी कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए सबसे कम है कर्नाटक, गोवा, मेघालय और मणिपुर में, ठीक है, इसका कम प्रतिशत है। तो यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी डाउट हो तो बताइएगा। देखिए दूसरा ये निकल के आ रहा है, दूसरी न्यूज़ क्या है कि अभी हाल ही में हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है, हाल ही में हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि देखिए खुशहाली रिपोर्ट में कौन से 150 देश शामिल हैं, ठीक है, हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी कि 150 देश शामिल है, और इसमें भारत की 126वीं रैंक है। तो ये इसमें जो लेखक हैं ये इससे संतुष्ट नहीं है, ये बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की इतनी स्थिति कैसे है, फिर भी भारत बहुत ज़्यादा खुशहाल है और उसके पड़ोसी देशों की खुशहाली रैंक में काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये देखिए बताया जा रहा है कि 126वें नंबर पर भारत है कुल 150 देशों में। और इसमें ये कहा गया है कि नेपाल, देखिए कौन कौन से, बांग्लादेश हमारे पड़ोसी देश जिसको पाकिस्तान 108वें नंबर पर है, बांग्लादेश 118वें नंबर पर, श्रीलंका 112वें नंबर पर है, नेपाल 78 है, म्यांमार 72 है, तो चीन और 64वें नंबर पर है। तो इनका क्वेश्चन ये है, जो लेखक है इनका क्वेश्चन ये है कि मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र जो कि यहाँ की एक संस्था है वो हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करती है। सबको पता है कि चीन में बहुत सारी आज़ादी नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग मतलब टेक्नोलॉजी जिन सब चीज़ों को जो सरकार चाहेगी सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, तो उसकी रिपोर्ट हमसे ज़्यादा कैसे, मतलब हम लोगों से ज़्यादा कैसे अच्छी हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश में अभी भी मतलब पाकिस्तान में जैसे देखें तो वहाँ पे खाने के भी वांदे पड़े हुए हैं, लोग को खाना नहीं मिल रहा, आटे का भाव महंगा बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो लोग आर्थिक ऋण में डूब चुके हैं, फिर भी उनकी हैप्पीनेस रिपोर्ट, फिर भी वो खुश है। और बांग्लादेश में भी यही सारी चीज़ें हैं कि वहाँ भी अभी थोड़े दिन पहले कुछ चीज़ें हुई हैं, आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो वो भी हमसे है, ठीक है, नेपाल भी हमसे ठीक है। तो यही सारी चीज़ें पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं जो रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था, आप ये बताइएगा कौन सी जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है कौन जारी करता है, ठीक है। आप अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप बताइएगा कि इसको कौन जारी करता है, आप भी कुछ क्वेश्चन बताइए। तो ये कहा गया है कि हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है इसमें भारत के साथ जो है वो उसमें भेदभाव किया गया है, ऐसा ये लेखक कह रहे हैं। और तो देखिए यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे और देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि भारत 126वें के मुकाबले वह 64वें स्थान पर है। आर्थिक रूप से बदहाल श्रीलंका, जहाँ भी थोड़े दिन पहले काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिला है, वहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब जब श्रीलंका में ही ना तो हुआ था, जब लोगों को उनको प्रधानमंत्री चेंज हुए थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे आम जनता सड़कों पर आ गई थी। तो यहाँ 126 वो भी 64वें स्थान पर है। आर्थिक रूप से बदहाल श्रीलंका, जहाँ नागरिक आर्थिक और खुलेआम कुचला गया, उसे उस हैप्पीनेस की सूची में भारत से बेहतर स्थान दिया गया। पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, जो अभी मैंने बताया कि फिर भी उसमें लोग अच्छा। बांग्लादेश की स्थिति किसी से छिपी नहीं हुई है, वहाँ भी बहुत सारे कदम ऐसे उठाए जा रहे हैं। मेरा तो इसमें ये कह रहे हैं ये जो लेखक है कि मेरा इरादा यहाँ किसी देश की हैप्पीनेस रिपोर्ट पर उंगली उठाना नहीं है, मगर विकास की ओर बढ़ते रहे भारत के बिना किसी सत्यता की जांच किए कैसे पक्षपात के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है, इनका कहना ये है। और रिपोर्ट किन आधारों पर प्रस्तुत की जा सकती है, तो ये भी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड चेंज हो गया है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका दूसरा हो गया कि कौन, अब इसमें 4-5 नाम दे देगा, बोलेगा किस आधार पर हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। तो आप ध्यान रखिए, जीडीपी, सामाजिक सहयोग, उदारता, भ्रष्टाचार का स्तर, सामाजिक स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, अर्थव्यवस्था, और उसके बाद उद्यम एवं रोजगार के अवसर,
और उसके बाद है निजी स्वतंत्रता, सामाजिक सुरक्षा, जीवन स्तर में बदलाव। इन सारी चीज़ों की ये जो यहाँ पे टॉपिक लिखे, जो मतलब यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए, इनको आप नोट करके भी रख सकते हैं कि किन आधारों पर जारी की जा सकती है जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ठीक है। तो इनका कहना यही है, यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि ये इससे संतुष्ट नहीं है हैप्पीनेस रिपोर्ट से। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हैप्पीनेस रिपोर्ट किन आधारों पर जारी की जाती है, ये ध्यान रख लीजिएगा। कौन जारी करता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। भारत की रैंक कितनी है, ये ध्यान रख लीजिएगा, 126वीं है। और कितने देश शामिल थे, तो 150 देश शामिल थे, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो बताइएगा। इसमें सारा भारत की चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ ये भी है, एक चीज़ ये ध्यान रख लीजिएगा कि अब पिछले 9 वर्षों में क्या कहा है कि 22% गरीबी घटकर भारत में 10% आ गई है, 10% से भी नीचे आ गई है। गरीबी दर आज भी 0.8% स्थित बनी हुई है, ठीक है। 0.8% गरीबी में भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा गरीबी को ख़त्म किया है। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, आप इनको नोट करके ये पॉइंट रख सकते हैं। आपके प्री में भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि हम IAS या मतलब कि यूपीएससी का क्वेश्चन, यूपीएससी का पेपर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी माध्यम के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं कि गरीबी कितनी है, 9.8 है, तो ऐसी पॉइंट में हम लोग गड़बड़ी कर जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो आंकड़े दिए हैं उसको आप नोट करके रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट हो तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है खतरा बन रहे कचरे के पहाड़। तो जो लोग सिटीज मतलब रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि हाल ही में मतलब कि बहुत ज़्यादा आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी स्तर में जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ जैसे कि कचड़े देखने को मिल ही जाते हैं, है ना। तो कचड़े के ढेर बहुत बड़े मिल जाते हैं। आप किसी भी एरिया में जाएंगे और छोटी छोटी गलियों में जाएंगे तो फिर भी कचरों का थोड़ा थोड़ा ढेर मिलता है, तो बहुत ज़्यादा ढेर है। तो यहाँ पे इनका क्या कहना है, जो कि लिखते हैं कि बढ़ती जनसंख्या के कारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की एक पर्यावरण चुनौती बनता जा रहा है। आज भी औसतन एक व्यक्ति कितना, एक व्यक्ति 350 किलो सालाना कचरा पैदा करता है, सिर्फ एक व्यक्ति। और हमारे यहाँ की आबादी तो कितनी ज़्यादा है, तो कितना सारा कचरा पैदा होगा। और इसका शिकार होते हैं ग्रामीण लोग, ठीक है। इसका जो शिकार होते हैं वो ग्रामीण लोग होते हैं। ग्रामीण लोग क्या होते हैं कि मतलब कि कचरा, शहरों से कचरा गाँव, शहर के बाहर डाला जाता है। वहाँ कुछ लोग झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, और वहाँ के कचरा डाला जाता है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, उनको बीमारी लगती है। और ये चीज़ हमको पता है कि गरीबों के पास जो होता है कि जो इनकम होती है वो उसको सेव करके नहीं रखते, क्योंकि उनकी इनकम ही उतनी होती है कि वो अपनी दिनचर्या चला सकें, बस उसको सेविंग नहीं किया जा सकता, तो वो उसमें बीमार हो जाते हैं। तो इसका जो प्रॉब्लम होती है, जो उनको दिक्कत होती है, वो गरीबों को उठाना पड़ता है। तो इसमें सारी चीज़ें यही बताई गई हैं। देखिए इसमें ये कहा गया है कि जो मतलब इससे जलवायु का खतरा पैदा होगा कचड़े से। और जलवायु में जब अगर इसको जलाया जाएगा, कचड़े को जलाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है तापमान में बढ़ोतरी होगी, और तापमान में बढ़ोतरी होगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, जिससे जो उसके किनारे समुद्र के किनारे जो द्वीप हैं उनको भी डूबने की संभावना बन जाती है। वहाँ के लोग दूसरे देशों में भागेंगे, फिर वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी। जैसे कि म्यांमार के भारत में कुछ लोग आए थे, है ना, बांग्लादेश में कुछ लोग गए थे। तो यही सारी चीज़ें, बहुत सारा प्रॉब्लम इनसे होता जा रहा है। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आप इसको मतलब सारी चीज़ें जो थी आपको बता दी गई हैं। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि कचड़े का ढेरा, और इसमें एक चीज़ ये भी समाधान दिया गया है कि आप लोग सूखे और गीले कचरे को अलग रखिए। ऐसा कैंपेन भी कुछ चलाया गया है सरकार के द्वारा कि सूखे और गीले कचड़े को आप अलग रखिए। सूखा कचड़ा जो होता है, जिसमें पॉलीथीन वगैरह ये है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, ये कभी नष्ट नहीं होते, तो इसको हम अलग रखते हैं। और जो गीला कचरा होता है उसमें जो मतलब कि जैसे कि हम लोग सब्जी का जो छिलका होता है वो, और कुछ चीज़ें खाना वगैरह, तो ये क्या होता है कि ये जो कचरा होता है ये अपने आप को मिटा के मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। तो इससे यही सारी चीज़ इसमें बताई गई हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। 1 मिनट। हाँ देखिए, भविष्य का वैकल्पिक ईंधन यानी कि इथेनॉल की बात की जा रही है, ठीक है। इथेनॉल की बात की जा रही है यहाँ, तो आप ध्यान रख लीजिएगा, इथेनॉल की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 2013-14 की तुलना में आज एथेनॉल का उत्पादन 6 गुना बढ़ गया है। हमारे यहाँ 6 गुना बढ़ गया है, ठीक है। आप ये याद रख लीजिएगा पॉइंट। और 2013-14 की तुलना में आज एथेनॉल 6 गुना बढ़ चुका है, जिससे लगभग 54,000 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा बचेगी। यानी कि हम लोग 54,000 करोड़ रुपए बचा के रखेंगे इसको बढ़ने से, इथेनॉल को बढ़ने से। अब इथेनॉल है क्या, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए इथेनॉल का है कि पहले देख लीजिए, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है
कि दुनिया में कच्चे तेल के लिए संघर्ष अपने आप में एक महायुद्ध से कम नहीं है। ठीक है, यहाँ तमाम देशों के लिए अक्सर चुनौती बनता जा रहा है। रोचक तथ्य है कि अमेरिका जैसे कई देश भी इसको मतलब इस खेल में भी दुनिया से खेलते जा रहे हैं। ठीक है, तो भारत के साथ क्या हुआ, भारत भारत जो था पहले ईरान से लेता था। ठीक है, वो कच्चा तेल ईरान से लेता था। ईरान कुछ सस्ते में प्रोवाइड करवाता था, लेकिन अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब अमेरिका एक सर्वोच्च कंट्री है, अच्छे मतलब कि विकसित देश है, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब भारत वहां से नहीं खरीद सकता। भारत जब ईरान से खरीदना बंद कर दिया तो उसने अपना रुख सऊदी अरब की तरफ यानी कि सऊदी अरबिया की तरफ मोड़ लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ वो भी एक गल्फ कंट्री और वहाँ भी तेल होता है, तो लेकिन ये सऊदी अरब ईरान की अपेक्षा महंगा देता था तेल, तो भारत को थोड़ा सा घाटा लगा। फिर उसके बाद भारत ने क्या किया कि रूस से तेल लेना, अभी वर्तमान में भारत रूस से तेल ले रहा है, लेकिन फिर भी देखो भारत को बहुत ज़्यादा सोच समझ के जो विश्व में बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा अब जैसे रूस से लेने लगा, तो अभी वर्तमान में हम लोग जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच झगड़ा छिड़ा हुआ है या उनसे मतलब लड़ाई हो रही है, तो अमेरिका उस पर भी प्रतिबंध लगाएगा या फिर उस पर भी ये कहेगा कि जिनका रूस के साथ अच्छे संबंध है भारत उनसे खराब कर लेगा, क्योंकि यूएसए उनसे खराब कर लेगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का संबंध यूक्रेन के साथ अच्छा है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इसमें है। इसमें यही बताया गया है कि भारत 2000 देखिए इसमें यह लिखा है आंकड़ा 2019 में ईरान के कच्चा तेल का प्रतिबंध लगा दिया गया। आखिर उस ऊर्जा की भरपाई के लिए भारत सऊदी अरब की ओर रुख करना पड़ा। ठीक है, जो ईरान की तुलना में महंगा सौदा करता था। फरवरी 2022 के बदले हालात बाद रूस से भारत सस्ता तेल धड़ाधड़ खरीद रहा है, जबकि रूस यूक्रेन के चलते अमेरिका ने यूरोप के कई देशों को अलग खेमे बना लिए हैं अमेरिका ने। ठीक है, यहाँ पे ये बात बताई जा रही। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या है कि भारत कच्चे तेल के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। वह अपनी ज़रूरत मतलब कि अपनी ज़रूरत के लिए कच्चे तेल के वह अपनी ज़रूरत के लिए 17% तेल यानी कि सिर्फ 17% तेल उत्पादन कर सकता है कच्चे तेल का भारत। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कितना फीसद? 17% कच्चे तेल का उत्पादन कर सकता है। और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इथेनॉल का उत्पादन कितना बढ़ा है? 6%। तो इसको आप नोट करके रख सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर उसमें क्या है कि E20 ईंधन का स्वरूप इस निर्भरता से कम करने में मदद करेगा। ठीक है, मगर जिस गति से कच्चे तेल की आवश्यकता देश को है उसे देखते हुए अंतिम उपाय नहीं कहा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे E20 ईंधन क्या है, तो इसमें क्या है, पेट्रोल में इथेनॉल का 20% उपयोग जो E20 है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि E20 ईंधन किसे कहते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन अपने आप में बनाने पड़ते हैं। ठीक है, हमको सोचना पड़ता है कि क्वेश्चन बनने की क्या संभावना। वैसे न्यूज़पेपर में तो आया था, न्यूज़पेपर सभी लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन नहीं बना सकते, मतलब कि ये बहुत लोग होते हैं जो क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन बनने की संभावना क्या है। इससे क्या होगा कि आप अपने माइंड में जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन बनते जाएंगे, धीरे धीरे आप ये सोचेंगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए हम लोगों ने 3 चीज़ देखा। पहली बात तो 6% बढ़ोतरी हुई है इथेनॉल में, और दूसरी बात है कि 17% ही उत्पादन कर सकता है भारत कच्चे तेल का। और तीसरा पॉइंट ये है कि E20 ईंधन क्या है। तो E20 ईंधन का मतलब ये है, साफ साफ लिखा हुआ है कि E20 ईंधन में पेट्रोल जो है, पेट्रोल में 20% इथेनॉल का उपयोग E20 ईंधन कहलाता है। 20 का मतलब है 20, ठीक है, और E का मतलब पेट्रोल और एथेनॉल। तो पेट्रोल में 20% इथेनॉल ही E20 ईंधन कहलाता है। तो ये क्लियर हो गया आपको। और इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन मतलब देखिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन और इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पूरे देश में विस्तार देना होगा। फिलहाल E20 ईंधन को 11 राज्यों में, आप ये भी याद रख लीजिए कितने राज्यों में पूछा जा सकता है कि 10 राज्यों में लागू किया गया, केंद्र शासित प्रदेशों में लागू ही नहीं किया गया। तो 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 84 पेट्रोल पंप द्वारा उपलब्ध कराया गया। ठीक है, पॉइंट नोट करते जाइएगा आप लोग, नहीं तो फिर आप लोग फिर मतलब अच्छे से हर चीज़ एकदम नोट करके रखते जाइए ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। ये आंकड़े बार बार नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसको आप प्री मेंस में यूज़ कर सकते हैं। प्री में भी आपके ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि दूसरों की अपेक्षा आपकी आंसर राइटिंग अच्छी हो। और देखिए यहाँ पे यह है कि 84 पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध कराया जाएगा। गौरतलब है कि भारत सरकार में इंडिया एनर्जी वीक 2023 में, अब ये भी याद रख लीजिएगा कि इंडिया एनर्जी वीक 2023 में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के बीते फरवरी महीने में शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये है जो एथेनॉल एनर्जी कब मनाएगा, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे है इंडिया एनर्जी वीक कब मनाई गई है, तो ये 2023 में मनाई गई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे देखिए और बताया गया है सारी चीज़ें कि क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो देखिए इसका फ़ायदा ये है कि पर्यावरण में सुरक्षा, मतलब पर्यावरण सुरक्षित होगा ज़्यादा। ये जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब रिलीज करते हैं उनमें कमी आएगी। तापमान में बढ़ोतरी नहीं होगी। जब वैश्विक लेवल पर तापमान में बढ़ोतरी नहीं होगी तो फिर लोगों को मतलब किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ग्लेशियर नहीं पिघलेंगे, यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसकी ये भी है कि जो वाहन इथेनॉल, अभी तो जो वाहन चल रहे हैं, वर्तमान में जो वाहन चल रहे हैं वो तो इथेनॉल का प्रयोग कर नहीं रहे, उनमें तो इथेनॉल मतलब ये जो ईंधन है ये तो चल नहीं रहा। लेकिन अब जो गाड़ियाँ बनेंगी, अब जो वाहन बनेंगे उसमें ऐसी व्यवस्था होगी कि ई ईंधन का प्रयोग करें, ठीक है। लेकिन अभी तो ऐसा है नहीं, तो अभी भी उन पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। अगर प्रतिबंध तुरंत से लगा दिया जाएगा ऐसी गाड़ियों में तो काफ़ी ज़्यादा मतलब भारत में अफरा तफरी मच जाएगी, क्योंकि अभी वैसे वाहन नहीं है। लेकिन अब बनेंगे तो अब जो खरीदे जाएंगे वाहन आगे से, उनमें ऐसी व्यवस्था रहेगी कि आप ई ईंधन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, ये बताई गई है। और दूसरी बात है कि ये है कि इसमें किसानों को देखिए 2022 तक किसानों की डबल फसल मतलब किसानों की इनकम जो है वो डबल करने की बात की गई थी, लेकिन अभी इसका कुछ खेमा मतलब ऐसा मिला नहीं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये कही जा रही है कि अगर क्योंकि इथेनॉल कैसे बनता है, गन्ने के रस से, ऐसी चीज़ें से बनता है, तो किसान की फसल में ऐसी मतलब फसलों का, क्योंकि इन सब चीज़ों की मांग ज़्यादा रहेगी। अब गन्ने की मांग रहेगी क्योंकि इसे इथेनॉल चाहिए, तो फिर लोग उस ऐसी फसलों का उत्पादन करेंगे जिससे इथेनॉल बनता है। फिर ऐसी फसलों को उत्पादन करें, वो सरकार को बेचेंगे, उससे क्या होगा, उनको थोड़ी इनकम होगी, तो उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी किसान की, ऐसा कहा जाता है, इसमें ऐसा कहा जा रहा है। तो इसमें कृषि भी विकसित होगी, उनकी इनकम भी बढ़ेगी, तो ये बात कही जा रही है। और साथ ही कंपनियां जो अब गाड़ियां बनाएंगी वो ऐसे ही बनाएंगी, तो अब जो आने वाली गाड़ियां उनमें ई ईंधन का एक अलग से चीज़ें देखने को मिलेंगी कि वो ई ईंधन का प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि इसमें गरीब को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि गरीब के पास, मैंने अभी बताया कि गरीब के पास सेविंग्स नहीं रहती है। तो मान लीजिए कि अभी उसने फसल उपजा लिया और उसके बाद में उसकी फसल बिकी नहीं है, फिर उसको किसी ने लिया नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे दाम में नहीं मिला। अगर सभी लोगों ने एक ही फसल कर ली तो बहुत ज़्यादा अच्छे दाम उसको नहीं मिले, तो इसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हताश हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर सब किसानों ने यही फसल कर ली कि हमको इथेनॉल के लिए सरकार को देना है, तो क्या करेगा फिर, मतलब इसमें कि गेहूं के जो अभी भी वर्तमान में हम लोग दलहन का जो है वो दूसरे देशों से मंगाते हैं, ठीक है। तो दलहन हम दूसरे देशों से मंगाते हैं, तो अभी भी हम लोग उसमें, जबकि उत्पादन में हम लोग वो उत्पादन में भी नंबर 1 हो है, उपभोक्ता में भी नंबर 1 है। हम लोग दलहन के उत्पादन में भी नंबर 1 है, उपभोक्ता में भी नंबर 1 है, लेकिन फिर भी दाल अभी हम लोग का कम पड़ रहा है, तो हमको दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। तो ऐसे अगर उन्होंने फसलें छोड़ दिया, मतलब सारी फसलें खाद्यान्न की जो फसलें हैं उन्होंने किसानों ने करना छोड़ दिया, तो क्या होगा कि मतलब खाद्य फसल में कमी आएगी, लोग भूखे मरने लगेंगे और ज़्यादा। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसकी जो सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। तो इसको मतलब सरकार को ऐसा चाहिए कि कुछ एक एरिया उसको सरकार बोले कि इस एरिया में आपको क्या उत्पादन करना है, या फिर कुछ एक एरिया इस हिस्सा रखे, कुछ एक किसान को चुनिंदा करे कि आपको इस रेट पर दिया जाएगा, और सारे किसानों को फ़ायदा दिया जाए कुछ। और हालांकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ योजनाएं सरकार ने चला रखी है, जिसमें देखिए यहाँ पे है कि कुछ योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं, जिसमें उनको बहुत सारी चीज़ें किसानों को दी जाती हैं। तो लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक योजना चली थी, ठीक है, उस योजना का नाम बताइएगा आप। एक योजना चली थी, उसमें ये कहा गया था कि जो योजना है उसमें किसान को 2000 रुपये मतलब 6000 दिए जाएंगे प्रति साल। तो एक महीने में 2000 रुपये दिए जाएंगे, 2 साल के मतलब कि 4 महीने के अंतर में, ठीक है, 2,000 करके दिए जाएंगे। तो कौन सी योजना थी, वो योजना का नाम आप बताइएगा, ठीक है, जिनकी आय दुगनी करने के लिए सरकार ने योजना चलाई थी कि मतलब कि किसानों की आय दुगनी हो, 2022 तक ऐसा टारगेट रखा गया था। तो आप इसका मतलब जो भी आंकड़े थे आपको बता दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। थोड़ा सा क्या होता है कि अभी बहुत ज़्यादा मतलब बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, क्योंकि गला बहुत सही नहीं है। तो चलिए ठीक है, आप ये है कल्प मेधा। इसमें ये है कि जो लोग उच्च विचारों की सुखद संगति में रहते हैं वे कभी भी एकाकी नहीं हो सकते हैं, ऐसा फिलिप सिडनी ने कहा था। इसको आप रख सकते हैं अपने उसमें, मतलब मेंस के ऐसे आंसर राइटिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं कि इन्होंने ऐसा कहा था, तो ऐसे में आपके नंबर बढ़ने के चांस हो जाते हैं। चलिए ठीक है, आपको फिर भी वीडियो मतलब कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक डिसलाइक करके बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी। अगर इसमें आपको कुछ ऐड करवाना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा।
और देखिए अपने पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। जो भी ये पेपर आने वाले हैं, सारे पेपर अब आने वाले हैं, तो अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिएगा। और इसमें मतलब कि जो आंकड़े हैं उनको नोट करके रखा कीजिए, क्योंकि आंकड़े जब नोट करके आप रखेंगे, जब आंकड़े नोट करके रखेंगे तो इसमें क्या होगा कि सारी चीज़ें आपको एक ही जगह इकट्ठी मिल जाएंगी। आप प्री के लिए पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी उसको रिवाइज कर लेंगे, मेंस के लिए पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी उसको रिवाइज कर लेंगे। इससे आप दूसरे की अपेक्षा अच्छे रहेंगे, क्योंकि ई ईंधन भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इथेनॉल काफ़ी न्यूज़ में है। तो ई ईंधन पूछा जा सकता है, E20 ईंधन जो है वो पूछा जा सकता है, परसेंट पूछा जा सकता है, कितने % उत्पादन करता है। जब ये पूछा जा सकता है कि दलहन के उत्पादन में कौन से राज्य में है, मतलब कि कैसे कौन से नंबर पर, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा। चलिए ठीक है, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।